ये हैं डेल्मेशियन पेलिकन्स। पूर्वी यूरोप में डेल्मेशिया से आने के कारण इन्हें ये नाम मिला है। सर्दियां ये इसी रन में बिताते हैं। जब तक यहाँ पानी रहेगा तब तक ये डेल्मेशियन और ग्रेट व्हाइट पेलिकन यही मिलजुल कर रहेंगे। पेलिकन रन के सम्मानित मेहमान ही सही, पर अब उन्हें किसी और के लिए जगह खाली करनी होगी। वो देखिए उड़े आ रहे हैं कच्छ के रन के सुपरस्टार्स। लीजिए, फ्लेमिंगो पहुंच ही गए। फ्लेमिंगो की छोटी बड़ी दोनों किस्में रन में ही प्रजनन करती हैं। जहां लाख से ज्यादा फ्लेमिंगो जमा होते हैं, वहां हर तरफ गुलाबी ही गुलाबी दिखाई देता है। रन का एक हिस्सा फ्लेमिंगो सिटी कहलाता है, जाहिर है क्यों। गुलाबी पंखों वाले फ्लेमिंगो बहुत सुंदर लगते हैं, कम से कम दूर से तो लगते ही हैं, लेकिन पास जाओ तो इनकी लाल लाल आंखें और हुकदार चोंच को देखकर डर लगता है। सच तो यह है कि यह शर्मीला पक्षी है, जरा सी आहट से भी डर जाता है। आकार के अंतर को छोड़ दें तो फ्लेमिंगो की दोनों किस्मों में कई समानताएं हैं। दोनों का ही पौष्टिक आहार है बीटा कैरोटीन से भरपूर समुद्री काई, घोंगे और कड़े खोल वाले जलजीव। ये जितना इस खुराक को खाते हैं उतने गुलाबी होते जाते हैं। पर जिन फ्लेमिंगो को ये खुराक कम मिलती है या जो बीमार होते हैं, वो भूरे के भूरे रह जाते हैं, जैसे कि वो जन्म के समय होते हैं। खाते वक्त फ्लेमिंगो का सिर जमीन को छूता है। ये पानी या कीचड़ में अपनी हुकदार चोंच नीचे घसीटता चलता है। ऐसे में गंदले पानी के साथ साथ खाने लायक चीजें भी इसकी चोंच में भर जाती हैं। इसकी कांटेदार जीभ चोंच के फिल्टरों के जरिए गंदला पानी बाहर फेंक देती है और खाने लायक चीजें पेट में चली जाती हैं। फ्लेमिंगो एक टांग पर खड़े रहने के लिए भी जाने जाते हैं। ये बड़ी अनोखी आदत है जिसका सही कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। वैसे कहते हैं कि कभी एक और कभी दूसरी टांग पर खड़े रहकर फ्लेमिंगो अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हैं। शाम ढल रही है और दलदलवासी सोने के लिए घर जा रहे हैं। कुछ ही महीनों में ये सारा पानी सूख जाएगा। फिलहाल कच्छ के रन में ये इनके फलने फूलने के दिन हैं। मॉनसून के कुछ महीने बाद रन के आसपास की तमाम चरागाहें सूख जाती हैं। अब भोजन मिलना सिर्फ जंगली जीवों के लिए ही दुर्लभ नहीं रहा। मुश्किल हालात में जीना ऊंट से बेहतर शायद ही किसी और पशु ने सीखा होगा। ये हैं एक कुबड़ वाले ऊंट जिन्हें यहाँ खराई कहा जाता है। खराई यानी नमक प्रदेश का ऊंट। खराई का अपने चरवाहे के साथ अनोखा रिश्ता होता है। फकीरानी जट कहलाने वाले ये चरवाहे खानदानी ऊंट पालक हैं और सदियों से इस प्रदेश में रह रहे हैं।
आज दक्षिणी कच्छ के सागर किनारे ये ऊंट एक खास रस्म के लिए जमा हुए हैं। इनके चरवाहे इन्हें यहां ले आए हैं मुहाने पर। 100 से ज्यादा ऊंट इकट्ठा हो चुके हैं। ऊंट खुश्क रेगिस्तान में दूर दूर तक सफर करने के लिए जाने जाते हैं, मगर आज ये एक अलग ही तरह के सफर पर निकले हैं। एक ऊंट उनका नेतृत्व करता है। उसके पीछे पीछे पूरा झुंड पानी में उतर जाता है। दुनिया में सिर्फ यही ऊंट हैं जो समुद्री यात्रा करते हैं। रेगिस्तान का जहाज कहलाने वाले ऊंट का ये एक नया ही रंग है। खराइयों की मंजिल है मुहाने के उस पार का मैनग्रोव जंगल। मंजिल दूर है, मगर इस तरफ भोजन इतना दुर्लभ है कि वो हिम्मत करके मैनग्रोव के पत्ते खाने तैरकर सागर पार जा रहे हैं। कुदरत ने ऊंट को तैरने के लिए नहीं बनाया। भले ही ये पहले भी कई बार ऐसी यात्राएं कर चुके हैं, पर गहरे पानी में इन्हें आज भी घबराहट होती है। लेकिन इनके फकीरानी चरवाहे जो पुश्तों से इनके साथ तैर रहे हैं, वो जानते हैं कि इन्हें समंदर में कैसे हाँकना है। यहाँ जमीन पर रहने वाले जानवर समुद्र में जूझ रहे हैं, तो वहां करीब ही कुछ समुद्री जीव जमीन पर आ गए हैं। ये है मड स्किपर। ये दरअसल एक मछली है जो पानी के बाहर आ गई है, और पानी से बाहर रहने के लिए इसने एक शानदार तरीका ढूंढ निकाला है। ये अपने गलफड़ों में घूंट भर पानी भर लेती है और उसकी मदद से बाहर सांस लेती रहती है। जमीन पर मड स्किपर खाने की तलाश में आती है और शिकारियों से बचने के लिए भी। अपने नाम को सार्थक करते हुए ये मड स्किपर मुहाने की कीचड़ में मजे से रह लेती है, जबकि यही चिपचिपा कीचड़ खराई ऊंटों के लिए जान का जंजाल बन जाता है। फकीरानी जानते हैं कि मैनग्रोव यात्रा के ये पल सबसे ज्यादा जोखिम भरे हैं। एक वयस्क ऊंट का भार लगभग 600 किलो हो सकता है। अगर वो कीचड़ में धंस जाए तो उसे बाहर निकालना लगभग असंभव है। ऐसे में उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाना पड़ता है। लेकिन भूख ने इस जबरदस्त जानवर के इरादे और बुलंद कर दिए हैं। लीजिए पहुंच गए। मैनग्रोव जंगल की कठिन यात्रा पूरी हुई। अगली बार तक के लिए जब ये खराई एक और ऐसी ही जल यात्रा करेंगे जैसी कोई और ऊंट नहीं करता। वैसे कच्छ में जो व्यापक विकास हो रहा है, उसे देखते हुए इस मुश्किल सफर के अब गिनती के ही दिन बचे हैं। रेगिस्तान में फकीरानी जटों के डेरे कम ही दिखाई देते हैं। ये लोग तारों की छांव में गा बजाकर ईश्वर और अपने संरक्षक संतों की आराधना करते हैं। आने वाले बरसों में धीरे धीरे इनकी और दूसरी घुमंतु जनजातियों की जीवन शैली बदलने के अच्छे आसार हैं। फिलहाल इनके प्राचीन गीत अब भी यहाँ गूंज रहे हैं, और कच्छ के रन का समृद्ध लोक साहित्य आज भी गीतों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिल रहा है।
आज रात आसमान साफ है। नमक के सफेद मैदान चांदनी में चमक रहे हैं। दोपहर में यह चमक प्रचंड हो जाती है। जब यहां जमा बारिश और अरब सागर से आए खारे पानी का मिश्रण सूख जाता है तो नमक के चमचमाते सफेद मैदान प्रकट हो जाते हैं और यह कहलाता है श्वेत रन। इन मैदानों के बीचों बीच खडीर नाम का टापू है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह स्थान है ढोलावीरा का, जो अपने जमाने में दुनिया के सबसे महान शहरों में से एक हुआ करता था। ढोलावीरा उसी हड़प्पाई सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था जो 5000 साल पहले फली फूली थी। प्राचीन रोमन सभ्यता के अस्तित्व में आने से बहुत पहले हड़प्पावासी ये शानदार नगर बसा चुके थे। सन 1990 में पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई शुरू की और ढोलावीरा की खोज हुई। ये एक आदर्श शहर है जिसका नगर नियोजन उत्कृष्ट है। तमाम गणितीय नापजोक निर्दोष हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पा वासियों को ट्रिग्नोमेट्री और गणित की गणना करना अच्छी तरह आता था और शायद उनके पास अपना एक खास फॉर्मूला भी था। 5000 साल पहले इस शहर के आसपास का नजारा एकदम अलग था। आज जहां सुनसान है वहां उस जमाने में जहाजों की चहल पहल से भरा व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। उन दिनों ढोलावीरा पश्चिम में मेसोपोटामियन सभ्यता की ओर जाते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग का अहम पड़ाव हुआ करता था। उन दिनों समुद्र मार्ग से काफी आवाजाही होती थी और हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच तिजारती रिश्ते थे। ढोलावीरा मोतीमन का निर्माण का बड़ा केंद्र था और मेसोपोटामिया में कई जगह ऐसे मोतीमन के मिले हैं जो अपने आप में उत्कृष्ट हड़प्पाई कारीगरी के प्रमाण हैं। उस जमाने में ये विशाल रन एक अहम समुद्री मार्ग हुआ करता था। पुरातात्विक नतीजों के आधार पर बना ये मॉडल बताता है कि ढोलावीरा कुछ इस तरह का रहा होगा। लगभग 5000 साल पहले यहां पश्चिम एशिया के जहाज हड़प्पा वालों के साथ व्यापार करने आया करते थे। तट के पास ही था हर तरह से सुरक्षित नगर ढोलावीरा। और इस भव्य नगर के बीचों बीच थी एक शानदार गढ़ी। पांच 5000 साल बाद भी ये दीवारें खंडहर ही सही मगर आज भी खड़ी हैं। देखकर ही समझ आ जाता है कि प्राचीन ढोलावीरा के नगर योजनाकारों ने यहां एक ऐसी जलदोहन प्रणाली बनाई थी जो 21वीं सदी के कई शहरों से बेहतर थी। खुदाई में यहां आपस में जुड़े हौजों की समूची प्रणाली मिली है। यहां शहर में सबसे ऊंची जगह मनहर नाम की मौसमी नदी पर बांध बांधा गया था। नदी का पानी नहरों के जरिए जाकर गहरे जलाशयों को भर देता था। मंसर नदी पर बना एक और बांध जल भंडारण में योगदान देता था। भरे पूरे जलाशयों के बीच ढोलावीरा जरूर पानी पर तिरते शहर जैसा दिखाई देता होगा। 1990 के पूरे दशक में पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई करके इस भव्य नगर के रहस्य उजागर किए। इनमें सबसे दिलचस्प थे वो चिन्ह जो उत्तरी द्वार के अंदर वाले कक्ष में मिले थे। उस कक्ष में काम करते हुए पहले एक चिन्ह का छोटा सा हिस्सा दिखाई देना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे परत दर परत हटाते हटाते आखिरकार वो पूरा हड़प्पाई चिन्ह हमारे सामने आ गया। पूरी इबारत
बरामद करने में हमें 3 महीने लग गए। गढ़ी के लंबे चौड़े उत्तरी दरवाजे के ऊपर मौजूद था विश्व का सबसे पुराना साइन बोर्ड। लेकिन जब तक हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जाती, तब तक इस साइन बोर्ड पर क्या लिखा है, ये राज राज ही रहेगा। और तब तक धोलावीरा के प्राचीन खंडहरों में छिपे बाकी सारे राज भी राज ही रहेंगे।